वीपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। हरियाणा के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप सब ने मुझे समय प्रदान किया, धन्यवाद। आदेश रावल जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे सर करना चाहता हूं और हमें बताइए कि हरियाणा की राजनीति इस बार किस करवट बैठ रही है, हरियाणा में क्या राजनीतिक माहौल है और कल हरियाणा जब वोट करने जा रहा है कौन से मुद्दे, कौन से इशूज और किसके पक्ष में क्या चल रहा है? शुक्रिया ब्रजेश जी, आपने मुझे बुलाया अपने कार्यक्रम में। देखिए, हरियाणा जो है इस बार बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है इसको समझना, क्योंकि लोकसभा के पैटर्न की तरह मुझे लग रहा है कि इस बार विधानसभा में भी दो पार्टियों के बीच में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीजनल पार्टीज के लिए चिंता का विषय है। आप देखिए, 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें खास तौर पर मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि जब बीजेपी को 40 सीटें आई और दुष्यंत चौटाला को 10 सीटें दी, तो दुष्यंत चौटाला की जो सीटें आई थी वो एंटी बीजेपी आई थी, यानी लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए दुष्यंत को वोट दिया था। लेकिन दुष्यंत ने जिस तरीके से सरकार चलाई 5 साल 4.5 साल तक बीजेपी की, उसके बाद आज जो स्थिति हरियाणा में बन रही है वो रीजनल पार्टीज के लिए बहुत अच्छी नहीं है, वो चिंता का विषय है। क्योंकि मैं मान सकता हूं कि लोकसभा का पैटर्न डिफरेंट था कि आपने राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दिया, लेकिन विधानसभा के पैटर्न में भी अगर रीजनल पार्टीज को इग्नोर किया जा रहा है तो ये इन दोनों ने कम से कम 4 से 5 रीजनल पार्टीज है जिन्हें सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, अग्निवीर एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें कि जिसको लेके बहुत चर्चा है, क्योंकि हरियाणा में हर दूसरे घर में एक फौजी है जिसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल डंकी को लेके जो जितने भी केसेस हरियाणा में रिपोर्ट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लोग अपनी ज़मीनें बेच के विदेश जा रहे हैं। इनमें से हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि जो गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं उनकी बीच में हत्या हो गई या उनका निधन हो गया, ऐसी खबरें हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं रीजनल, क्योंकि इलेक्शन और हर क्षेत्र का चुनाव अलग है, जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण है। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि जो उसका गढ़ होता था, जिसे गैर जाट बेल्ट कहते हैं, जिसे जीटी रोड बेल्ट कहते हैं, जो लगभग पानीपत से लेके और चंडीगढ़ पंचकुला तक जाती है, उस बेल्ट में बीजेपी इस बार बहुत कमजोर है। इसी बेल्ट के सारे बीजेपी ने 10 साल तक राज किया। आप देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा निकाली गई, क्या लगता है आदेश जी कि इस बेल्ट में बीजेपी कमजोर क्यों हुई? देखिए, एक सबसे बड़ा कारण तो एंटी इनकम्बेंसी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को हटाया, मनोहर लाल खट्टर जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त कहा जाता था, उन्हें हटाया लोकसभा चुनाव से पहले, तो जाहिर तौर पर इनके पास अपने सर्वेज और डाटा की रिपोर्ट होगी कि एंटी इनकम्बेंसी हमारे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ है, और नैब सिंह सैनी को लेके आए। नैब सिंह सैनी को इसलिए लाए क्योंकि वो पहली पसंद थे मनोहर लाल खट्टर की, लेकिन क्योंकि वो उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो दूर नहीं हो पा रही है। उसका रिजल्ट आप देखिए लोकसभा में कि 5-5 सीटें दोनों पार्टियों को मिली। अब उस रीजन में जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए था या जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, और 10 साल के बाद मुझे लगता है जनता का जो मूड है वो चेंज की तरफ है। जिस तरीके से 10 साल सरकार कांग्रेस पार्टी की रही और उसके बाद उनको बाहर कर दिया। 2014 में कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 15 सीट आई थी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो थोड़ी इससे ज्यादा आएंगी, लेकिन बड़ी भारी संख्या में एंटी इनकम्बेंसी है। और जिसका मैंने जिक्र किया गैर जाट बेल्ट का, राहुल गांधी की यात्रा भी उसी बेल्ट से निकाली गई खास तौर पर, और 6 विधानसभा सीटों से होते हुए उन सब जगहों को टच किया जहां पे नैब सिंह सैनी चुनाव लड़ चुके हैं, अहम है जो मेरे समक्ष लाए गए हैं, चुके हैं। और अब एक दलित वोटों का इस बार बता रहे हैं कि कुछ अहम रोल होगा, खास तौर पर जिस तरह के दलित पॉलिटिक्स के इशू को बीजेपी ने रेज किया कांग्रेस को घेरने के लिए। फिर मैंने कल देखा कि अशोक तंवर 1 बजे कहीं बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे और 2 बजे वो राहुल गांधी की एक सभा में पहुंचकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो क्या दलित वोट इस बार वहां कुछ बदलाव के मूड में? और दूसरा, एएसपी और जेजेपी का गठबंधन और बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन, इनका कोई इम्पैक्ट है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी का जब आप हरियाणा का इतिहास देखेंगे तो उनके पास 2 जातियों का स्ट्रॉन्ग वोट है, एक है जाट, एक है दलित। पिछले 20-22 साल से हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष दलित है और इतने ही सालों से विधायक दल के नेता जाट हैं।
हालांकि लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे ने जो राहुल गांधी ने रेज किया था उससे कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा हुआ, वो आपके प्रदेश में भी हुआ, आप उससे बेहतर जानते हैं। तो उस दलित वोट बैंक को टारगेट करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ये समझौते हुए थे, जो इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का हुआ और जो जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी का हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रीजनल पार्टीज को इतना समर्थन नहीं मिल रहा है, दो पार्टियों के बीच चुनाव हो गया है, तो ऐसे में बाइपोलर इलेक्शन में मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा सफलता इन दोनों अलायंस को मिलने वाली है। और कांग्रेस पार्टी का जो दलित वोट बैंक था, देखिए स्टार्टिंग में जब 10-12 दिन कुमारी शैलजा अपने घर से बाहर नहीं निकली तो उस वक्त बीजेपी ने उन्हें ऑफर भी दिया कि आप यहाँ पे आ जाइए। दरअसल वो सहूलियत का और एक अवसरवादिता का प्रेम था दलितों के प्रति बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहली बार नैरेटिव को सेट करने की पॉलिटिक्स की है। पहली बार मैंने देखा कि उन्होंने आखिर तक इंतजार किया, और जो आपको लगा कि अशोक तंवर 2 बजे भाजपा में थे और 3 बजे वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, वो ऐसा नहीं था। वो पूरा स्क्रिप्टेड था ब्रिजेश जी। वो पहले से तय था कि उनको ये करना है। दरअसल इस बात का अंदेशा था कांग्रेस को कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक आखिरी ट्राई करेगी कि जहां वो दलित वोट बैंक में सेंध मार सके, इसीलिए उन्होंने इस तुरुप के इक्के को आखिर तक रोक के रखा। और 3 तारीख को जब प्रचार खत्म होने वाला था, जी किसके कैंपेन में आपको ज्यादा कलर दिख रहा है? किसका कैंपेन बीजेपी का आपको ज्यादा उत्साह से भरा लग रहा है या फिर कांग्रेस का लग रहा है? किसके कैंप में ज्यादा उत्साह आप देख रहे हैं? देखिए जाहिर तौर पर 10 साल की सत्ता है बीजेपी की, तो वहाँ ज़्यादा झगड़े हैं, वो दिखते भी हैं। और जब टिकटें बटी 67 सीट्स की जो पहली सूची आई थी, उसके बाद भारी विरोध बीजेपी के अंदर हुआ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि पिछले 10 साल की बीजेपी की राजनीति में इतना विरोध सेंट्रल लीडरशिप का हुआ हो। मुझे लगता है ये फर्क है 303 की बीजेपी का और 240 की बीजेपी का। और कांग्रेस पार्टी ने आखिर तक बीजेपी की उस बगावत से सीखा और आखिर तक रोक रोक के टिकट बांटे। 12 तारीख लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन था, 11 की सुबह तक भी इनकी लिस्ट जारी हो रही थी। तो ये एक फर्क था। और कांग्रेस पार्टी में जाहिर तौर पर कैंप्स हैं, झगड़े बाहर भी आए। कुमारी शैलजा ने खुल के कहा कि मुझसे बात नहीं हो रही है, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकती हूँ, मेरे लोगों को टिकट नहीं दी गई, और वो सब चीजें हुई। लेकिन बीजेपी में इस तरह की बगावत होना मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि आप देखिए, आपको याद होगा गुजरात में मुख्यमंत्री से लेके और पूरी कैबिनेट चेंज कर दी गई थी, किसी की आवाज तक नहीं निकली थी। और इधर हरियाणा में सिर्फ टिकटें बटी भी नहीं थी पूरी, ऐसे बयान आए कि आप हमें टिकट मत दीजिए, हम कांग्रेस पार्टी से ले आएंगे। और फिर उन व्यक्तियों को टिकट दिया गया, यानी आपने हाईकमांड को झुकाया अपने हिसाब से। तो ये चीजें पहली बार मुझे दिखाई दी बीजेपी के अंदर, जो मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग लगी। कांग्रेस पार्टी में बगावत तो हमेशा से ही रहती है, आज से नहीं है। जब से मैं कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा हूँ, वहाँ इतने खेमे हैं, हर राज्य में खेमे हैं। लोग कहते हैं कांग्रेस को विपक्ष की जरूरत ही नहीं, बड़ी बात अंदर ही बैठा है। और राहुल गांधी ने एक बात, ब्रिजेश जी माफ कीजिएगा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा कि हमारे नेता कई बार लड़ पड़ते हैं और मेरा काम है कि मैं उन सबको साथ लेके चलूं, उनके साथ खड़ा हो जाऊं, उनकी बातचीत कराऊं, उसको सुलझाऊं। तो जब नेता ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारी पार्टी में झगड़े हैं, तो फिर आप उनके ऊपर आरोप कैसे लगाओगे?